कैसे हो आप सब ठीक ठाक। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये 11th क्लास की एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। बहुत ईजियर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है इसके कि ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा नहीं है, आपको थोड़े लर्न रखना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी मोमेंटम को कंजर्व कैसे करेंगे, कब होगा कंजर्व, ये जरा सीखना होगा आपको, ठीक है। ठीक, काफ़ी अच्छा है, आप एक बार देखो, आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये आपके लिए मैंने करा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है आपके लिए मैंने, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का होता है वही लिखी है मैंने। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम states that if no external force acts on a system, the total linear momentum of the system remains constant. Means total momentum before interaction equal to total momentum after interaction। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। तो मान लो कि यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 अप टू mn और इनके रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं v1 v2 v3 अप टू vn, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम आप समझते हो, यानी द सिस्टम on which no external force acts of n particles having masses m1 m2 m3 m4 up to mn and are moving with velocities v1 v2 v3 v4 up to vn respectively। तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। then total linear momentum of the system is given by P इक्वल टू वैक्टर P इक्वल टू, आपको मैंने मोमेंटम जब कराया है तो आपको बताया है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम की मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर P लिखा है और यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस अप टू प्लस mn vn। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम होगी। आप इसको m1 v1 के लिए p1 वेक्टर लिख सकते हो, प्लस p2 वेक्टर लिख सकते हो, प्लस p3 वेक्टर लिख सकते हो, प्लस p4 प्लस अप टू प्लस pn, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंटम हो गई, ठीक है। अभी जो ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके लिए करा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स on a system, the total linear momentum of the system remains constant। तो ये कैसे आ गया, अभी ये आता है कि if vector f is the external force acting on the system, मैंने मान लिया कि एक वेक्टर f है, मीनिंग जो न्यूटन सेकंड लॉ से हमको लिखना आता है, आप लिखते हो कि मास टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स। वो वही फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ आप लिख सकते हो फोर्स यानी एफ वेक्टर इक्वल टू dp बाई dt। यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताई है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया है, कराया है आपको। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम मैंने लिखा है, ठीक है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एफ इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है आइसोलेटेड सिस्टम। आप देखो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F0 है, तो आप देखो यहाँ पे या अगर F0 है तो dp बाई dt 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप डेरिवेशन सीखे हो, डेरिवेटिव आता है आपका, ठीक है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो dc बाई dx आपने सीखा था कि 0 होता है, मीनिंग अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट की dc क्या होती है, 0 होती है, यानी c इक्वल टू आप यहाँ पे
कांस्टेंट लिखते थे, ठीक है, लिखते थे। वही यहाँ पे आया dp बाई dt इक्वल टू 0, मीनिंग क्या है, ये p जो है हमारा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे p इक्वल टू कांस्टेंट, यानी द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। दैट इम्प्लाई ये वाला क्वांटिटी, यानी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है dc बाई dx, तो दैट इम्प्लाई c इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे ही dp बाई dt इक्वल टू 0 है, तो यहाँ p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस p4 वेक्टर प्लस अप टू pn वेक्टर। जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी मोमेंटास को आप सम करोगे, नेट लोगे इसका, तो जो यहाँ आया, यहाँ मैंने लिखा था p, ठीक है, नेट यानी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, p1 प्लस p1 वेक्टर प्लस p1 p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस p4 वेक्टर अप टू pn वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, मींस ये आपका आ गया। हेंस इन द absence of any external force, absence of any external force, the total linear momentum of the system is कांस्टेंट। जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर आपके लिए लिखी है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, मीनिंग टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। आप इसको, इसके लिए आप लिख सकते हो यहां ऐसे कि pf फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम pi, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा ये, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा हो, तो अब ये आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम आप मोमेंटम लगा सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हो, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन लिख सकते हो। अब बहुत सारे प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप थोड़े बहुत जानते होंगे कि रिकॉइल ऑफ अ गन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक गन दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, और यहाँ पे एक बुलेट है, आप मान लो, तो ये गन से बुलेट फायर हुई है, इसकी मास मैंने मान ली है स्मॉल m और इसकी मान ली है कैपिटल M। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ जो लिखा है pf इक्वल टू phi, वैसा ही आप लिख सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये पहले रेस्ट में है, नहीं, यहाँ पे फायरिंग से पहले, तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगी 0। अब आप बुलेट का मोमेंटम लिखोगे तो स्मॉल m इंटू स्मॉल v, और इसकी मान लिया मैंने ये गन की कैपिटल M, और ये एक बैकवर्ड वेलोसिटी देता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बैकवर्ड मैंने क्यों दिया है। तो आप लिखोगे स्मॉल m v प्लस कैपिटल M v। अब ये स्मॉल m v प्लस कैपिटल M v इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो m v वेक्टर कैपिटल v वेक्टर इक्वल टू माइनस m स्मॉल v वेक्टर। तो यहाँ से v कैपिटल इक्वल टू माइनस m v अपॉन कैपिटल M आ गया। आप देखो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ स्टार करके लिख सकते हो कि द नेगेटिव साइन शोज दैट कैपिटल V एंड स्मॉल v आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक आपको किक महसूस होता है, किक लगता है, नहीं, जैसे ही बुलेट फायर होती है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, रॉकेट लॉन्च। आप समझते हो कि हॉट गैसेस आर एक्सपेल्ड डाउनवर्ड और बैकवर्ड एट अ हाई स्पीड, द रॉकेट गेन्स मोमेंटम अपवर्ड और फॉरवर्ड। वैसा ही रिलीजिंग
एन इन्फ्लेटेड बलून, ये बचपन में आपने किया है, अभी भी आप करते हो नहीं? अब देखो, व्हेन एयर रसेस आउट द बलून इन वन डायरेक्शन द बलून मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एयर इधर की तरफ ब्लो हो रही है, ठीक है, तो ये आपका जो बलून है ये इससे एयर खाली होता चला जाता है और ये इस डायरेक्शन में भाग जाती है। अगर यहाँ पे एयर बैकवर्ड जा रही है तो ये फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। जंपिंग ऑफ अ बोट, आप एक बोट पे हो रहते हो और वो जब स्टेशनरी जब किनारे लगने वाली होती है या आप वो ऐसे ही पानी पे खड़ी है, आप उससे बैंक पे कूदते हो, आप एक छलांग लगाते हो, तो क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आप जंप मारते हो उसके ठीक पीछे वो नाव भागती है, ठीक है। वही लिखा है मैंने कि व्हेन अ पर्सन जंप फॉरवर्ड फ्रॉम स्टेशनरी बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड। यहाँ पे आप फिर से वो लगा दोगे तो MPVP यानी मास ऑफ पर्सन into velocity of or speed of person plus velocity of person plus mass of boat into velocity of boat, यानी टोटल मोमेंटम, और ये रस से ही आ रहा है, उस समय मोमेंटम जीरो है तो ये इक्वेट हो जाता है। तो ये काफ़ी फायदेमंद आपका है, आपसे इससे क्वेश्चन होता है। जेट इंजन आप समझते हो कि अ जेट इंजन इजेक्ट गैसेस बैकवर्ड एट हाई स्पीड प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट, बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट ये क्या दे देता है, फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैकेनिक्स की, यानी जो न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो उसकी ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आपको याद रखना है। अब मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आप ये अप्लाई करते हो। कब अप्लाई करोगे, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बस ये अगर ये आप स्टेटमेंट तो आपको लर्न रखना ही होगा। पहला क्या है कि द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट if no external force acts on a system the total linear momentum of the system remains constant, means total momentum before interaction equal to total momentum after interaction। आपको मैंने ये यहाँ एक लिख दिया है कि ये क्या है, अगर ये कह रहा कि कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो आप एकदम जहाँ पे आप देखोगे कि वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही है, वहाँ पे आप इस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ये जल्दी से करो, लिख लो, थोड़ी जल्दी से लिख लो, मिटाएंगे क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। बढ़िया, थोड़ी जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो। हाँ, अब ये दो प्रॉब्लम है आपको कि 30 kg cell is flying at 48 meter per second. When it is exploded, its one part of 18 kg stop while the remaining part flies on. Find the velocity of the other. और एक ये क्वेश्चन है कि a hunter has a machine gun that can fires 50 gram bullets with velocity of 500 meter per second. A 40 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him in track? तो पहले फर्स्ट करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। पहले वाली मोमेंटम इक्वल टू बाद वाली मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। यानी जो ये पहले से ये सेल है, ये किससे फ्लाई कर रही है, 48 मीटर
पर सेकेंड से, और कितने केजी की है, ये है 30 केजी की, ठीक है। तो आप मान लो कि ये यहाँ फ्लाई कर रही थी, इसकी मास क्या है, m इक्वल टू 30 केजी, ठीक है। और ये फ्लाई कर रही थी, ये किस स्पीड से, ये स्पीड थी यहाँ पे आप u मान लो, तो ये है 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होता है कि ये टूट जाती है, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाती है। तो एक्सप्लोड करती है तो ये दो पार्ट में करती है, ठीक है। इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये दो पार्ट में होता है, एक पार्ट और फिर दूसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो रही है, ये एक पार्ट रेस्ट में चला जाता है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, और दूसरा पार्ट एक वेलोसिटी से जाती है, मैंने मान लिया इसको v, ठीक है। अब आप v ना मान लो तो इसको v2 मान लो, और इसकी ये रेस्ट में है, ठीक है। अब इसका बता रहे कि ये क्या है, ये 18 केजी की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लिया मैंने, इसको मान लिया कि ये m1 है, तो मुझे m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो m2 के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो कि वो कितने की है, 30 केजी की है, तो 30 माइनस 18 केजी, ये क्या हो जाएगी, ये m2 हो जाएगी। आप यहाँ पे इक्वल टू ये 12 केजी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m2, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखोगे प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हो, बाय प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we can write, ये कैपिटल M मान लो आप, तो कैपिटल M U इनिशियल मोमेंटम, आप ऐसे भी लिख सकते हो P I इक्वल टू PF, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कैपिटल M U इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसकी क्या है, इसकी मान रखा है मैंने V2, और आप इसको ले लेना, इसकी ये V1 रेस्ट ये है तो ये 0 हो जाएगा, V1 रेस्ट में है इसलिए 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो कैपिटल M क्या है 30, और इसकी स्पीड क्या है 48 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे m1 लिखोगे, m1 क्या है 18 केजी है, और v1 क्या है 0 है, प्लस m2 क्या है, अभी इसको फाइंड आउट किया, ये हुआ 12, और v2 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप देखो ये 30 इंटू 48 इक्वल टू 0 प्लस ये 12 v2, तो यहाँ से v2 आपका आ जाएगा 30 इंटू 48 अपॉन 12 फोर्जा, ठीक है। तो ये v2 इक्वल टू 30 इंटू 4, देयरफॉर v2 इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आप प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद रखे हो तो आपका फटाफट हो गया ये। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पर सिंबल्स में दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे है अ हंटर हैज़ अ मशीन गन, जो मैंने आपको बताया दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट्स विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। अ 40 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him in track? ठीक है, तो आप मान लो कि लेट n be the number
NB number of required bullets that can pumped into the tiger to stop him in his track। तो आप वैसे ही आप इसको लिख लोगे आप यहाँ पे, वो गन की, ये मशीन गन की क्या है, वो बुलेट फायर कर रहा है, ठीक। तो आप और वो टाइगर की वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ बुलेट है n, ठीक है, n, और m भी इक्वल टू, अब मैं m लिख रहा हूं इसके लिए, m v, ये इतना पहले लिखो, आप इसको लिखो, जल्दी से लिख लो। अरे वो पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये NMV इक्वल टू MV, तो आपको नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप लिखोगे N इक्वल टू कैपिटल MV अपॉन NMV। तो अब देखो ये टाइगर की मास कितनी है, टाइगर की मास 40 kg है, तो आप लिखोगे 40 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखोगे 10 अपॉन m, इस बुलेट की मास कितनी है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम मीनिंग 0.05 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है बुलेट की, इतनी है, तो आप लिखोगे 500। ये कैसे लिखा, ये वैसे ही लिखा जैसे आप इसको लिख सकते हो PF इक्वल टू PI, तो आप यहाँ पे बाय प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव यहाँ पे P इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, नहीं दोनों मोमेंटम को ही बराबर कर लो आप, तो यहाँ पे यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन, इस पॉइंट को कट कर दे रहे हैं, तो ये 100 ऊपर और ये 5 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 मीनिंग 16, यानी 16 बुलेट्स आपको फायर करना पड़ेगा। तो वो जो वो टाइगर है वो रुक जाएगा, मीनिंग आपको 16 बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे उसको रोकने के लिए, ठीक है। अरे कहानी सुना है बाघ आपकी तरफ कूद गया, नहीं वही है, ठीक है। तो मैंने n मान लिया, लेट n बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बुलेट्स। बुलेट्स रिक्वायर्ड आप कर सकते हो, बुलेट इधर से थोड़ी, बुलेट रिक्वायर्ड कैन टू बी pumped into the tiger to stop him in his track। तो NMB इक्वल टू, ये स्मॉल m लिखी है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट है, ठीक है, और ये मास ऑफ टाइगर है, तो ये 16 बुलेट्स आ गया है आंसर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। आज रहने दें, ठीक।